ओ न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के सामने थे। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलाबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। साल 2014 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिनों तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का यह विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी ज्यादा पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसीलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। ऑटमन साम्राज्य ने 14वीं शताब्दी तक पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा कर लिया था और 19वीं शताब्दी तक यह कमजोर होने लगा था। 19वीं सदी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की बहार आ गई, जिसमें इटली, जर्मनी अहम है। ये तमाम देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, लेकिन एकीकरण के इस दौर में यह देश 1950 के आसपास एक होना शुरू हो गया। इस एकीकरण के दौर में थियोडोर हर्जल ने यहूदी राष्ट्र की बात शुरू की। इसे जायनिस्ट आंदोलन का नाम दिया गया। जायनिस्ट आंदोलन उसे कहते हैं जिसमें यहूदी एक बार फिर से अपनी पवित्र धरती पर जाना चाहते हैं जहां से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी। यह तकरीबन 3000 साल पहले फिलिस्तीन में इसकी शुरुआत की गई। यहूदियों के इजराइल जाने की एक और बड़ी वजह ये थी कि पूरे यूरोप में यहूदियों का संहार किया जा रहा था, जिसमें सिर्फ जर्मनी या हिटलर नहीं आता है, बल्कि पूरे यूरोप में फ्रांस, रूस, इटली, पोलैंड के देशों में यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार किया गया। इनके धर्म को कई जगहों पर बैन भी कर दिया गया। इन अत्याचारों के चलते यहूदियों ने अपनी धरती पर वापस जाने की शुरुआत की। विवाद के पीछे ब्रिटेन की भूमिका 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तभी ऑटमन साम्राज्य हारने की कगार पर था। तभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बैलफोर ने कहा कि हम यहूदियों को युद्ध खत्म होने के बाद फिलिस्तीन में स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन ने गुपचुप तरीके से एक साइक्स पी को करार किया। इसे फ्रांस और रूस के साथ किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कौन सा देश किस देश पर अपना कब्जा करेगा। इस करार के तहत ब्रिटेन में फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा था, जबकि सीरिया, जॉर्डन को फ्रांस को दे दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के कुछ इलाकों को रूस को भी दे दिया गया। इसके साथ ही अरब देशों को ब्रिटेन ने भरोसा दिया कि युद्ध के बाद वो फिलिस्तीन को आपको दे देंगे, अगर आप ऑटमन साम्राज्य के खिलाफ हमारा साथ दें तो। ब्रिटेन सरकार के खिलाफ विद्रोह पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन में एक नई सरकार का गठन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में यहूदी शरण लेने लगे। यहाँ इस समय यहूदियों की कुल आबादी सिर्फ 3% ही थी, लेकिन अगले 30 साल में यह बढ़कर 30% तक पहुँच गई। यहूदियों ने यहाँ आकर अरब लोगों से ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी और यहाँ यहूदी बस्तियों की स्थापना की गई। उसी दौरान 1936 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अरब ने बगावत शुरू कर दी। इस बगावत को खत्म करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने यहूदी लड़ाकों का साथ दिया। इस बगावत के बाद ब्रिटेन की सरकार ने यहूदियों के फिलिस्तीन आने पर पाबंदी लगा दी। जैसे अब हर साल 10,000 से अधिक यहूदी यहाँ नहीं आ सकते, ताकि अरब लोगों की बगावत को थोड़ा रोका जा सके। जिसके बाद यहूदी लड़ाके ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ शुरू कर दी गई और गुरिल्ला लड़ाई करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध में लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया गया। फिलिस्तीन में इस समय चल रहे विवाद के बीच ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस वक्त यूरोप में बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है यहूदियों का जनसंहार। जर्मनी में लाखों की संख्या में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया था। कहते हैं कि इस दौरान 40 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया था। इस अत्याचार के दौर में यहूदी फिलिस्तीन की ओर भागने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था अगर जीवित रहना है तो हमें अपने देश ही जाना होगा। मध्यस्थता के लिए यूएन पहुंचा मामला। 1947 में यूएन में एक नया रेजोल्यूशन हुआ कि क्या यहूदियों को अपना एक देश मिलना चाहिए।
जिस पर इजराइल को समर्थन भी मिला। इस रेजोल्यूशन के बाद इजराइल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिस्सा था यहूदी राज्य और एक था अरब राज्य। लेकिन बड़ी समस्या थी जेरूसलम, क्योंकि यहाँ आधी आबादी यहूदियों की थी और आधी आबादी मुसलमानों की थी। इसीलिए यूएन ने फैसला दिया कि जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के द्वारा ही चलाया जाएगा। इजराइल ने दिखाया अपना दम, लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद इजराइल के आसपास के देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। मिस्र, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसे 1948 से 49 का अरब इजराइल युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इजराइल ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए इन देशों को पीछे ढकेलकर अपनी ज़मीन में इजाफा किया। यानी कि जो ज़मीन इजराइल को यूएन के द्वारा दी गई थी, अब वह इस युद्ध के बाद और बढ़ गई थी। इस लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में शरणार्थियों की समस्याएं खड़ी हो गई। इजराइल से तकरीबन 7 लाख लोग विस्थापित हो गए। इस लड़ाई के बाद गाजा पट्टी का नियंत्रण इजराइल के पास चला गया और पश्चिमी घाट पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से इजराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इनके बीच आपसी तनाव हमेशा से ही ज्यादा रहा। 1967 में मिस्र ने अपनी सेना इजराइल की सीमा पर तैनात कर दी, लेकिन इजराइल ने मिस्र के हमले से पहले ही हमला कर दिया और इस लड़ाई में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को बुरी तरह से हराया और कई इलाकों को इन देशों से इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक आज भी इजराइल के ही कब्जे में है। 1978 में इजराइल को मिस्र ने पहली बार एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी, जिस पर काफी विवाद हुआ। उस वक्त मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सदात थे, जिनका कुछ सालों बाद ही हत्या कर दी गई थी। इन तमाम संघर्ष के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भी विवाद होना शुरू हो गया। इजराइल के खिलाफ PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की, जिसमें काफ़ी चर्चित नेता थे यासिर अराफात। फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों को इनके अधिकार नहीं मिले और वेस्ट बैंक पर इजराइल की सेना तैनात रही। यह विवाद हिंसा में तब्दील हो गई और तकरीबन 100 यहूदी और 1000 अरब की मौत हो गई। इसी दौरान हमास का भी जन्म हुआ, जो कि PLO से भी ज़्यादा खतरनाक थी। PLO इजराइल से समझौते के पक्ष में था, जबकि हमास का मानना था कि इजराइल देश का अस्तित्व ही नहीं है, हम इसे राष्ट्र ही नहीं मानते। समझौते के तहत 5 साल के लिए हिंसा को रोकने पर करार हुआ। वर्ष 2000 में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंध खराब हो गए। इसकी बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त इजराइल की राष्ट्रपति एहूद बराक 1000 सुरक्षा गार्ड को लेकर टेम्पल माउंट पर चले गए, जिसे यहूदियों और मुस्लिम दोनों का पवित्र स्थान कहा जाता है। इसके चलते फिलिस्तीन के लोग भड़क गए और वहीं से हिंसा की शुरुआत हो गई। इस दौरान तकरीबन 1000 यहूदी और 3200 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया। कई बसों को भी उड़ा दिया गया और कई जगह पर धमाके किए गए। इस हिंसा के बाद इजराइल की सरकार इस विवाद का समाधान निकालने की बजाय इसे रोकने पर ध्यान लगाने लगी। इसके तहत इजराइल की सरकार ने गाजा पट्टी से यहूदियों को हटा दिया। इसके अलावा सेना को भी यहाँ से हटा दिया गया। इसके कुछ समय बाद यहाँ चुनाव होता है और हमास ने यहाँ का चुनाव भी जीत लिया, लेकिन PLO की पार्टी फताह ने हमास सरकार में लेने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद हमास ने रिहायशी इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी। इसके तहत अब गाजा में किसी भी तरह का सामान नहीं जा सकता। कई जगह पर चेक पोस्ट बना दिए गए, कोई भी बाहर का जहाज गाजा में नहीं आ सकता था। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे कई देश यहां रॉकेट को भेजते हैं, लेकिन इस नाकेबंदी के चलते अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाली मदद यहां नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में गाजा की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। यहाँ 40% तक बेरोजगारी है, लोगों के घरों में बिजली पानी तक नहीं है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच कई बार युद्ध हुए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। इस लड़ाई में दोनों ही गुट स्थानीय नागरिकों को ही अपना निशाना बनाते हैं। यरूशलेम शहर हमेशा से ही विवाद में रहा है और ये सबसे बड़ा शहर है। यह इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के लिए सबसे ज्यादा धार्मिक स्थान माना जाता है।
ये यहूदियों का दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद यह तीसरा सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। ईसाई धर्म के लिए भी ये काफी ज्यादा अहम स्थान है क्योंकि यहीं पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। तीनों धर्म को अब्राहम धर्म कहा जाता है। पूर्वी यरूशलेम में ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है, जबकि पश्चिमी हिस्से में यहूदी रहते हैं। जबकि इन दोनों देशों के बीच ही पवित्र स्थान मौजूद है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद में इजराइल 18 से 50 वर्ष के लोगों को जाने से रोकता है, क्योंकि ये लोग अक्सर यहाँ पर प्रदर्शन किया करते हैं। यरूशलेम को पूरी दुनिया में आज भी इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि आधिकारिक तौर पर अब भी तेल अवीव ही इजराइल की राजधानी है। लिहाजा इसी के चलते सारे दूतावास तेल अवीव में ही स्थित हैं। उम्मीद है हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसी ही जानकारियां हम तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सो न्यूज़ 24। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।